नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। भारत को विविधताओं का देश माना जाता है। इस विविधता में जहां प्रेम, भाईचारा, अपनत्व है, तो वही वैमनस्य और कटुता का अंश भी गाहें बगाहें देखने को मिल जाता है। मौजूदा समय में इंटरनेट के माध्यम से लगभग हर व्यक्ति आज किसी न किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा है। सोशल मीडिया ने किस तेजी से लोगों के जीवन में पैठ बनाई है, उसके दुष्परिणाम भी आज जो सामने है वो आने लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज एक एफआईआर चर्चा में बनी हुई है। इस एफआईआर में कुल 18 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। इन 18 लोगों में एक नाम ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा है। यह नाम है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का। उनके खिलाफ आईटी एक्ट और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल यह एफआईआर कोर्ट के आदेश के बाद 6 फरवरी को दर्ज किया गया। वाराणसी के गौरीगंज इलाके में रहने वाले गिरिजा शंकर ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। गिरिजा शंकर का आरोप है कि व्हाट्सएप के ग्रुप में एक वीडियो आया जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई। गिरिजा शंकर ने उक्त नंबर पर कॉल कर के वीडियो पर सवाल उठाया, जिसके बाद यूट्यूब पर एक वीडियो डाला गया। इसमें कथित तौर पर गिरिजा शंकर का मोबाइल नंबर डाल दिया गया। तब से लगातार उन्हें उनके मोबाइल पर जान से मारने की धमकी वाले कॉल आ रही हैं। गिरिजा शंकर को अब 8500 कॉल आ चुके हैं जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी और गाली दी जा रही है। गिरिजा शंकर ने मामले को लेकर कोर्ट में 156 के तहत गुहार लगाई। तब कोर्ट ने भेलूपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच के आदेश दिए। ऐसे में सवाल है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर लगाम कब और कैसे लगेगी? क्या भारत को कठोर कानून की जरूरत है? और वही वाराणसी से देखिए हमारे सहयोगी संतोष ओझा की यह खास रिपोर्ट। के ऊपर फिल्माए गए एक वीडियो ने इन दिनों खासा हंगामा बरपा है। मामला बनारस से जुड़ा हुआ है, जहां पे गिरजा शंकर जायसवाल नाम के एक शख्स ने न केवल सीईओ गूगल के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, बल्कि गायक गायिका या यूं कहा जाए कि 18 लोगों को इस जद में लिया है। यदि मामले की बात करें तो मामले का बात यह है कि उस वीडियो में ऐसा कहा गया है कि नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं और देश को बेचने को लेकर उस शख्स में जिसने रिपोर्ट कराया खासा नाराज़गी है। समझा जा सकता है कि भेलूपुर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद न केवल उन्हें मामले को तलब किया जाएगा, बल्कि ऐसे कहा जाए कि ये मामला निश्चित तौर पे और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। देखने की बात ये होगी कि पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होती है और पुलिस किस नतीजे पे पहुंचता है। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, आखिर वो कितना सही है? और इसी बीच में अभिव्यक्ति की आज़ादी का आखिर मतलब क्या होता है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई भी गलत अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कब तक कार्रवाई होनी चाहिए? क्या अपने कानून को और कड़े करने की जरूरत है? डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ शबनम पांडे जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है वो जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भी गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर आने वाले वक्त में क्या अभी भी हमारे देश के कानून को और भी सख्त करने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं शबनम पांडे जी का। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शबनम जी, सवाल ये कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो सही है और क्या वो गलत है? लेकिन ऐसे में बीजेपी पर भी लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि आईटी सेल बनाकर पूरे देश को गुमराह किया गया। लेकिन अब जब यहां पर पूरा मामला प्रकाश में आया है तो अब कार्रवाई लगातार की जा रही है। लेकिन क्या सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या अभी भी अपने कानून को और मजबूत करने की जरूरत है? देखिए सचिन जी, एक बात तो मानना पड़ेगा कि कोई भी माध्यम अगर टेक्निकल माध्यम आधुनिक युग में इस्तेमाल किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच के लिए किया जाता है। और सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना है लोगों को ज्ञान अर्जित करने का, लोगों के को व्यापार करने का, तमाम ऐसी सुविधाएं देता है सोशल मीडिया जिससे कि लोगों के ज्ञान में बढ़ोतरी और व्यापार और उनके लाइफस्टाइल को भी अच्छा करने के लिए होता है।
लेकिन निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्य की बात है कि वही सोशल मीडिया कई लोगों को प्रताड़ित और उत्पीड़ित भी करता है, और जिस पर कि एक रेगुलेशन लाने की भी जरूरत है। कल ही हमारे कानून मंत्री जी ने एक सोशल मीडिया पे चलाने वाली कंपनियों को चेतावनी दी है कि आपको भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, और भारत के अंदर अगर वो चलता है तो भारत के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान का, चाहे वो व्यापार करने में हो चाहे किसी भी चीज में हो, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से वाराणसी का भी केस आया है, इस पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है और इस पर कार्रवाई होगी। और जिस तरीके का ये हरकत है, अगर 8,000 से ज्यादा उस व्यक्ति के पास फोन आता है तो आप समझ सकते हैं कितना मानसिक उत्पीड़न उसका हो रहा है। ठीक है। और ठीक है, बिल्कुल। शबनम जी, आपने जिक्र किया कि यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि आपको संविधान के भी मायने रखने होंगे और जो देश में कानून है उसका भी पालन करना होगा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो और भी कोई जरिया ही क्यों ना हो, सोशल मीडिया हो, उस पर अब प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ पर सामने आ रही है कि आप तमाम चीजें कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको कानून मानना पड़ेगा। लेकिन आखिर ये फैसला अब क्यों लिया गया? बड़े आरोप लग रहे हैं, देखिए, इसलिए मेरा सवाल यहां पर यह है क्योंकि देखिए ऐसे ही लगातार जो अफवाहें हैं और हिंसक भाषाएं का इस्तेमाल जो है वो पहले भी किया गया, लेकिन आखिर अब जाकर ये कार्रवाई क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? कि कोई भी कानून अगर धरातल पर उतरता है, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही कानून में क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, इसको देखा जा सकता है। और भारत के संविधान में तमाम ऐसे कानून आए हैं जिनका संशोधन समय समय पर समय की मांग के अनुसार और स्थिति जैसी होती है उसके अनुसार होता है। इसी तरीके से आईटी एक्ट काफी पहले हमारे संविधान में जोड़ा गया था, और एक बार बार इस बात को सोशल प्लेटफॉर्म पे, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस पर इस बात को बार बार कहा जाता है कि हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देती है अभिव्यक्ति की। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कहीं ना कहीं उस अभिव्यक्ति को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है जो दूसरे की स्वाभिमान को, दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसलिए आर्टिकल 19A भी इसमें कुछ प्रतिबंध लगाता है। और यही बात हमारे कानून मंत्री जी ने कहा है कि देखिए, अगर देश के नेता हो, प्रधानमंत्री हो या तमाम सम्मानजनक लोग हो, उन पर आप इस तरीके की टिप्पणी करके बच नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं आप पे कार्रवाई होगी आईटी एक्ट और, लेकिन आईटी एक्ट को और भी मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आजकल जो साइबर क्राइम हो रहा है, इस पर सरकार भी अपनी नजर बनाई हुई है और पुलिस प्रशासन भी इस पर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये जो कंप्लेन एफआईआर करा गया है उस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। कोर्ट ने भी इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट को कह दिया है और इस पर कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। बिल्कुल। शबनम जी, देखिए, आरोप एक ये भी लग रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो खामियां हैं वो सोशल मीडिया के जरिए तमाम आम जनता के समक्ष रखी जा रही हैं, तो क्या ये भी बात सही है कि इन आरोपों से बचने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला इस वक्त में, मौजूदा वक्त में लिया गया? क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें तो कृषि कानूनों को लेकर सरकार लगातार यहां पर टिकी हुई है कि हम कानूनों को रद्द नहीं करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर किसान लगातार टिके हुए हैं, डटे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि तीनों कानून रद्द हो। और इस बीच में तमाम अफवाहें जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से हो रही है वायरल। देखिए, सरकार के बनाए हुए योजनाओं की अच्छाई और बुराई पे चर्चा करना हमारे लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। उससे सरकार कहीं भी किसी को मना नहीं करती है और ना किसी सरकार ने मना किया है आज तक। लेकिन आपकी अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादा को तोड़कर एक असभ्य टिप्पणी करें, भद्दी टिप्पणी करें, और या किसी को गलत तरीके से किसी भी कानून को या किसी भी तथ्य को गलत तरीके से परोसने की इजाजत भी किसी को नहीं मिलती है। चर्चा, आंदोलन
बातचीत, संवाद, ये सब लोकतंत्र में इसका स्वागत है। इसके लिए सरकार ने कभी भी किसी तरह का विरोध नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल। शबनम पांडे जी लगातार बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक वाजपेयी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। और इसी के साथ ही साथ राहुल मिश्रा, जो कि साइबर एक्सपर्ट है, वो भी जुड़े हुए हैं। राहुल मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा राहुल जी का। राहुल जी, जिस तरीके से तमाम चीजें अब सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल होता है, हिंसक शब्दों का इस्तेमाल होता है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होता है। आपने देखा किस तरीके से छोटे छोटे चंक जो है वो यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। लेकिन ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हमारे आईटी एक्ट में काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है? हाँ, निश्चित तौर पर अभी हमारे यहाँ आईटी एक्ट उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना अदर कंट्रीज में है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। अभी फिलहाल में अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशंस की भी, तो जो भी ऑफिसर्स साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, और ज़्यादातर ऑफिसर्स ऐसे हैं इस समय पे जो किसी केस की विवेचना कर रहे होते हैं। ऐसे इंस्पेक्टर्स हैं जो अपने रिटायरमेंट की ओर हैं, जिनका 2 साल रिटायरमेंट बचा है। हम बहुत सारे ऐसे मामले हमने देखे हैं जिसमें एक इंस्पेक्टर किसी साइबर क्राइम की विवेचना कर रहा है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि उसकी बेसिक्स क्या हैं, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है, क्या टेक्निकलिटीज उसमें आती हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट होता है उस कांस्टेबल के ऊपर, और उसकी की रिपोर्ट के आधार पर बस आप कह सकते हो कि वो सिग्नेटरी अथॉरिटी के तौर पे काम करता है कई बार इंस्पेक्टर, क्योंकि उनको टेक्निकलिटीज नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसे ऑफिसर्स को ट्रेन करने की जरूरत है जो इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आईटी एक्ट में भी चेंजेस की जरूरत है, जिसके थ्रू सब इंस्पेक्टर्स को, जो नई एज के सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनको आईटी रिलेटेड कुछ नॉलेज है, उनको इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व करना जरूरी होगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी चेंजेस हैं। अभी हमारे यहाँ जैसे हम बात करें पॉलिसी की, तो कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम अगर कोई इंफॉर्मेशन यूट्यूब से मांग रहे हैं, ट्विटर से मांग रहे हैं, फेसबुक से मांग रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमें टाइमली नहीं देते हैं। जब वो टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से किसी भी केस को रिजॉल्व कर पाना पुलिस के लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स, ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज की जरूरत है, जिसके थ्रू अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें इंस्टेंट मिलनी चाहिए। अगर कुछ कंपनीज अपने लॉज को बता करके हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। तो हमें ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की जरूरत है, जिसके थ्रू अगर हम किसी भी कंपनी से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, यूट्यूब से कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, व्हाट्सएप से मांग रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमें विद इन मिनट्स अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे जो लोग साइबर अपराध परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जा सके और तुरंत उन्हें पकड़ा जा सके। लेकिन उसकी सिक्योरिटी जो है वो काफी मजबूत होनी चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगा मैं यहाँ पर। अभिषेक जी, जिस तरीके से लगातार शबनम पांडे जी ये कह रही हैं कि वक्त वक्त पर कानूनों में सुधार होते रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये वक्त सही है, क्योंकि एक तरफ जब कृषि कानूनों को लेकर विरोध हो रहा है, तो वही दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी लगातार कानूनों में सुधार किए जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उत्पन्न होता है, और ऐसे में यह भी सवाल खड़ा होता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर हम वर्तमान समय में देखें तो बीजेपी सरकार ने काफी हद तक किया और सही प्रयोग किया, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं सत्ता में बीजेपी है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी लगातार ये रणनीति अपनाई जा रही है, अब वो भी सोशल मीडिया वॉरियर्स जो है वो खड़े करने जा रहे हैं। तो जब आप खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद सोशल मीडिया का सहयोग ले रहे हैं, तो आखिर आरोप किस बात का? देखिए सचिन जी, मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा कि राहुल जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं। पुलिस विभाग को भी कम से कम ऐसे व्यक्तियों को बैठाना चाहिए, कहीं ना कहीं साइबर एक्सपर्ट के लोगों को भर्ती अपने डिपार्टमेंट में भी करना चाहिए, ताकि उनको काफी सारे जो पेंडिंग केसेस है उनको रिजॉल्व करने में टाइम ना लगे, और जो आने वाली दिक्कतें होती हैं उन पे भी उनका भी सोल्यूशन प्राप्त हो सके। नंबर एक बात। और नंबर दूसरी चीज, आज की डेट में अमित शाह जी कहते हैं
और प्रधान सेवक जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर नजरें हैं और हम हर एक चीज को, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो गूगल से रिलेटेड हो, चाहे जिस चीज को उससे भी रिलेटेड हो, हम उस चीज को बड़ी बारीकी से अपने नजरों में रखे हुए हैं। कोई भी बच नहीं सकता है। तो आखिर ये घटना कैसे घट सकती है? आप देखिए, जब हमने फंदा कसा हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, गूगल के ऊपर, हर जगह पे हमने अपने बीजेपी ने हर जगह पे अपने एक्सपर्ट बैठा रखे हैं, तो आखिर ये चीजें कैसे हो जाती हैं? कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास देश में सबसे बड़ा आईटी सेल है। मतलब हमारे देश का आईटी सेल क्या होगा जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है, इससे कोई नकार नहीं सकता। इन्हीं के लोग इन सब ऐसी घटनाओं में लिप्त भी रहते हैं। आपको पूर्व की घटना याद होगी, मध्य प्रदेश के आईटी संचालक इनके ही पार्टी के पकड़ाए थे, आतंकवादियों की मदद करने के लिए उनको इंफॉर्मेशन लीक करके देते थे। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर आप देखिए, हमारे देश का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है जो कि साइबर एक्सपर्ट्स को क्या गठित नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए, जब काफी सारी बातें ऐसी आती रहती हैं कि पाकिस्तान से हनी ट्रैप के माध्यम से हो गया, आखिर व्हाट्सएप से कहीं ना कहीं जुड़ा ना। जब ऐसे संवेदनशील घटनाएं हो रही तो हमारा आईटी सेल करता क्या है? आपने अभी तक का ये इन सब चीजों को आप पुरानी सरकार को दोषी नहीं दे सकते। जनता ने आपको मैंडेट दिया, तो आप जो गलतियां हो चुकी है आप उनको सुधारिए। सुधारने के साथ साथ इन चीजों को देखिए कि कहीं पे किसी को कोई दिक्कत ना है। लेकिन उसके बावजूद हम उसी डर्रे पे चल रहे हैं। बस आपने आईटी सेल का अपना मुखिया बैठा दिया, उस चीज को ये देख रहे हैं कि आपकी पार्टी का प्रचार कैसे हो सके। लेकिन आपके पास भारत का सबसे बड़ा आईटी सेल मौजूद है। जब आपके पास भारतीय जनता पार्टी के पास, तो लोगों की मदद करने के लिए उसका यूज कीजिए, अपना प्रचार सिर्फ करने के लिए यूज मत कीजिए। ठीक है, इसका जवाब हमने लेते हैं। शबनम पांडे जी, आपने सुना किस तरीके से अभिषेक की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो निजी तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को भी इसका भुगतान करना पड़ता है जब अफवाहें फैलती हैं सोशल मीडिया के जरिए। हमने देखा था जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त अफवाह का ही ये रिजल्ट था कि जब हजारों की संख्या में, लाखों की तादाद में तमाम मजदूर जो है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे और वहां पर बैठ गए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी यह आवश्यकता है, सरकार की भी यह जरूरत है कि आने वाले वक्त में आईटी सेल को, या फिर कहें कि आईटी एक्ट को और मजबूत करे, कैसी अफवाहें जो हैं वो ना फैले। सचिन जी, एक ये आरोप लगाना कि एक पर्टिकुलर पार्टी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती है, तो ये सरासर गलत है। जनता भी जानती है, सभी राजनीतिक दल के साथ साथ सभी लोग अपने निजी सोशल मीडिया पे तमाम तरीके का इस्तेमाल करते हैं। कोई किसी क्षेत्र में करते हैं, कोई किसी क्षेत्र में, और ये अधिकार सभी को है। तो इस तरीके का आरोप, अनर्गल आरोप ना लगाए। दूसरी बात है कि अगर सोशल मीडिया या आईटी सेक्टर में इस तरीके का जो दोष सामने आ रहा है, तमाम गलत अफवाहों का, तमाम मुद्दे पे बरगलाने का, तो इसका संज्ञान सरकार ने लिया है। मैंने आपसे कहा ही कि कल ही कानून मंत्री जी ने इस पर कड़ा अपना विरोध जताया है, और कल ट्विटर और सोशल मीडिया के लोगों को कहा कि अगर भारत में आपको, उनको चेताया और ये कहा है कि अगर आपको भारत में काम करना है तो भारत के कानून के अधिकार चलना होगा, और हर देशों के लिए आप जो अलग मापदंड रखते हैं, जैसे लाल किला का केस हुआ तो उस पर साफ तौर पे कहा कि कैपिटल हिल की घटना के लिए अलग मापदंड रहेगा और लाल किला के लिए अलग, ये भारत में नहीं चलेगा। तो उन्हें पूरी तरीके से इस बात से आगाह किया है कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल को सही सुधारें और भारत के कानून के अनुसार ही चलाएं। अगर उन्होंने उसके क्षेत्र के बाहर किया तो भारत सरकार सोचेगी कि हम इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। आपने देखा कि भारत सरकार ने चाइना के कुछ सोशल मीडिया ऐप को किस तरीके से प्रतिबंधित कर दिया भारत में रहने से। तो भारत कड़े कदम उठा रहा है, लेकिन जब इस तरीके की चीजें आती है, आईटी सेल, आईटी जो हमारा कानून है, ये काफी लंबे समय से, पिछली सरकार के समय से ही है, लेकिन उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, जिस पर हमारी सरकार लगातार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, आप देखिए व्हाट्सएप का भी अभी आया था कि वो निजी सारी जो हमारे डिटेल्स हैं उसको लेगी, तो उस पर किस तरीके से भारत की जनता ने भी अपने को शिफ्ट करना शुरू किया। और
सरकार के साथ साथ जनता भी इसके लिए जागरूक शबनम जी, है। 6 साल बीत गए, आपने आईटी सेक्टर के लिए कुछ किया ही नहीं है। देखिए, जो हमने और IT साथ सेक्टर में किया अभी ना, जो उस लोगों पर के आप बोला आईटी कि सेक्टर्स के देश लोगों के करने रोजगार गए हुए हैं, मुझे तो आज आईटी हमने डिजिटल आईटी में सेक्टर करा के जो है, लोगों के रोजगार गए हुए हैं, माफ कहीं ना कीजिए, कहीं हमने देश इसका में खामियाजा कला जनता में भुगत रही है, है। IT मुझे तो सेक्टर के लगता है कि जो माध्यम से जनता को दिया है, आईटी सेक्टर जिस के पर लोगों आप की जो डिबेट रोजगार करेंगे, गई है, उसका आप दिन देखिए निकल जाएगा। अभी और घटना आज लगभग तो NHI के खाते रेगुलेशन की बात है, रेगुलेशन हमारी सरकार करेगी। सरकार ने उन कंपनियों को ठीक है अभिषेक जी आऊंगा मैं आपके पास, अभिषेक जी आऊंगा आपके पास मैं। शबनम जी ठीक है, देखिए जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोपों के बीच में भी ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अफवाहों के वजह से आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई आरोप जो है वो फालतू में लगते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। बहरहाल राहुल जी देखिए, ये कई सारे सवाल जो है वो आम जनता के बीच में भी खड़े होते हैं कि आखिर जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्वीट पर ही क्यों ही नहीं, तमाम वो कंटेंट जो कि फेक होते हैं, आखिर उसकी पहचान कैसे हो सके? क्योंकि देखिए अगर कोई मैसेज, कोई भी कंटेंट मेरे पास आता है और अगर मेरे आइडियोलॉजी को वो अच्छा लगता है या फिर मुझे वो मैसेज पसंद है तो वो मैं जरूर कहीं ना कहीं आगे फॉरवर्ड करूंगा। तो आखिर उस मैसेज की पहचान कैसे हो पाई कि आखिर वो फेक है या फिर वो सही है? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं जो साइबर सेल्स बनी होती हैं उनको ये इस कंटेंट को मॉनिटर करना होता है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ कोई कंटेंट ऑब्सीन है या ये कंटेंट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, इस कंटेंट को के फॉरवर्ड होने से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चांसेस हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया का माहौल खराब हो सकता है, तो पुलिस उस पर्टिकुलर कंटेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिजिटल वॉलंटियर्स बनाने चाहिए हमें, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कुछ डिजिटल वॉलंटियर्स रहें, अलग अलग कॉलेजेस से हो सकते हैं। राहुल जी अलग अलग क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि आईटी सेक्टर में जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं वो इसकी पहचान कर सके कि आखिर कौन से मैसेजेस फेक हैं और कौन से मैसेजेस जो कंटेंट है वो फेक नहीं है? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, इस पर्टिकुलर चीज को डिटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी जो होगा या गवर्नमेंट का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा वही इस पर्टिकुलर चीज को फाइनलाइज कर सकता है, या ये डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर कि कौन सा कंटेंट रियल है या फेक है। इसका एनालिसिस कर पाना हर किसी के लिए मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो कुछ पर्टिकुलर लोग डेडिकेटेड बैठाए जाने चाहिए और बेसिकली कंपनीज को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए कि वो जो भी उनका कंटेंट है उसकी स्क्रीनिंग करें टाइम टू टाइम। अगर उन्हें लग रहा है, जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस भेजते हैं तो फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स लिख के आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर कंटेंट को कई बार कई लोगों ने फॉरवर्ड किया है। तो उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया है जिससे वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा कंटेंट यूनिक कंटेंट है और कौन सा कंटेंट ट्रेंड में है जो ज्यादा लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बेसिस पे वो उस कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं और उन्हें लगता है या कोई कंप्लेन उन्हें मिलती है तो उस कंटेंट को रिमूव किया जा सकता है। इसी तरह यूट्यूब पे रिपोर्ट का आप ऑप्शन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और ऐसे में देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी बेहद महत्वपूर्ण भी बातचीत है कि आखिर आने वाले वक्त में जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहा है और सोशल मीडिया का भी इस पूरे मामले में बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अब यह आदेश दिया गया है कि चाहे व्हाट्सएप हो चाहे वो फेसबुक हो, गरिमा मेंटेन करने की बेहद जरूरी है और जो संविधान पर कानून बनाए गए उसका भी पालन करना बेहद जरूरी है। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान
और सरकार आज हाथ में मिलाकर उत्तर प्रदेश में समृद्धि की नींव रख रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार के आने से हमें सिंचाई की काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है और पहले के मुकाबले अब हमारा जो गेहूं है काफ़ी अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं और प्रदेश भर के 2 करोड़ 13 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं। ये बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 35 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए चीनी मिलों में सल्फरलेस प्लांट की स्थापना हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को 2,53,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और सशक्त करते हुए रिकॉर्ड 64,000 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद की गई है तथा प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। किसानों की सुगमता हेतु उत्तर प्रदेश में मंडियों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से किसानों का जीवन खुशियों के प्रकाश से रोशन हो रहा है। 2000 का चालान या 3 महीने की जेल हो सकती है। अगर बाइक या कार का इंश्योरेंस नहीं है तो policybazaar.com पे मिनटों में घर बैठे बाइक और कार का इंश्योरेंस करवाओ। policybazaar.com। Hi, I'm Hrithik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this amazing initiative called Save the Water campaign. Hi, this is Mrinal Thakur and all the very best for this lovely initiative ITV has started. I just want you guys to know that please save water. क्या बात है यार, नई बाइक। बस यार, तुम्हें पता है इसमें डिस्क ब्रेक्स है फ्रंट और बैक में, AI से चलती है और ऐप से सब कुछ कंट्रोल होता है। वो सब तो ठीक है भाई, मगर देती कितना है? जीरो। हाँ, जीरो। इलेक्ट्रिक बाइक है ना, तो जीरो पोल्यूशन और तो और जीरो रोड टैक्स और जीरो रजिस्ट्रेशन फी, लेकिन सिर्फ दिल्ली में। तो फिर एक राइड तो बनती है। हाँ, व्हाई नॉट। दिल्ली गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स खरीदने पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी मिलती है, वो भी बिना किसी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस के। ये सब्सिडी दिल्ली में 150 से भी अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स पर लागू होती है। स्विच दिल्ली। अब सरल जीवन बीमा योजना के अंतर्गत टर्म लाइफ इंश्योरेंस पूरे भारत के लिए बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। ऑनलाइन खरीदने पर हर साल 20% तक डिस्काउंट पाएं। policybazaar.com पर कई कंपनीज का सरल जीवन बीमा कंपेयर करके पैसे बचाएं। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मसूरी पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कार्यक्रम में शामिल। कोश्यारी ने IAS अधिकारियों से की बातचीत। चमोली आपदा में अब तक 36 लोगों की मौत, 10 शवों की हो चुकी है शिनाख्त। अज्ञात शवों का धार्मिक रीति रिवाज और सम्मान के साथ हुआ दाह संस्कार। चमोली में फिर बढ़ा ऋषि गंगा का जलस्तर। तपोवन रेस्क्यू में लगे लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा गया। नदी किनारे रहने वालों को किया गया अलर्ट।
सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। वाहन चालकों से शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील। थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने लोगों को किया जागरूक। चीन के मसले पर राहुल गांधी का वार। कहा, सरकार ने चीन को सौंपा भारत माता का टुकड़ा। देश को सच बताएं। पीएम मोदी, फिंगर 4 से क्यों पीछे हटेगी भारतीय सेना।